हेलो बच्चा बॉडी, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। पूरी एनसीईआरटी में जितने भी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं वहां पर इसके बेसिस पे 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हमारे पास अच्छा चांस है, मैं ये पूरे ग्राफ्स आपको समझाने वाला हूं और पूरे ग्राफ्स को आप इजी वे में कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सेलेक्टेड टॉपिक लेकर आया हूं कि जो भी ग्राफ्स एनसीईआरटी में, जितने भी एनसीईआरटी में ग्राफ्स है और वो ग्राफ्स आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए मेरे बच्चों, देखते हैं ग्राफ्स के क्वेश्चंस कैसे आएंगे हमारे पास। ग्राफ को देखते हैं और ग्राफ के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे हम लोग। और प्लीज आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना ग्राफ को। मैं इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहां पे भी जाकर आप देख लेना। बेटा आप लोगों को पता है यार, गॉस थ्योरम की डेरिवेशन है, गॉस थ्योरम की थर्ड एप्लीकेशन वाली डेरिवेशन है। तो यहां पर सेल वाली डेरिवेशन है। तो आप सेल वाली डेरिवेशन में आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जो होता है वो 0 होता है, ऑन द सरफेस मैक्सिमम होता है। और जैसे जैसे मैं बाहर जाता हूं वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। तो ये ग्राफ जो है हमारा इलेक्ट्रिक वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर, ये होगा। आप यहां देखेंगे कि सेंटर पे जो आप देख रहे हैं, सेंटर पे हमारे पास ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है हमारी 0 है। बट जैसे जैसे हम इधर जाएंगे यहां पे मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे हम इधर जाएंगे तो ये क्या होगा, बढ़ता चला, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर चला हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा यहां पे। तो ये ग्राफ आपको याद रखना है बेटा। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग एक बार कर लेंगे। अब यहां पे ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से है ये ग्राफ। ये ग्राफ जो है चैप्टर नंबर 2 का है, वो भी किसके बिहाफ पर है देखेंगे हम ध्यान से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोटेंशियल में क्या है, आप लोगों को पता है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, और वहीं पे पोटेंशियल जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। जब हम इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरीके से बनेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है वाला ग्राफ, और ये पोटेंशियल को इंडिकेट कर रहा है। ये वो पॉइंट है जहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों के दोनों बराबर होंगे। डन माय डियर। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का ग्राफ है, और ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ग्राफ की तरफ, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 से है, करंट इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। देखिए ओम्स लॉ का ग्राफ है मेरे बच्चे, ये V वर्सेस I है, V वर्सेस I का ग्राफ है। आपको पता है ओम्स लॉ का ग्राफ है। ओम्स लॉ में क्या होता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है मेरा बेटा। अब जब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है तो यहां तक आप देख रहे हैं कि लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। बट एज द टेम्परेचर राइजेस, जब टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या होता है, ये लाइन कर्व लाइन ले लेती है। मतलब वहां पर ओम्स की प्रॉपर्टी फेल हो जाती है, मतलब वहां पे V वर्सेस I नहीं होता। देखिएगा, द डैश लाइंस रिप्रेजेंट्स द लीनियर ओम्स लॉ, द सॉलिड लाइन इज द वोल्टेज वर्सेस करंट फॉर अ गुड कंडक्टर। देखिए यहां पर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ओम्स लॉ कहता है। तो ये जो डॉटेड लाइन है देख रहे हैं आप, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही। आपको पता है प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ बनता है मेरे बच्चे, वो बिल्कुल स्ट्रेट बनता है। बट यहां पर आप देखेंगे ये बिल्कुल पैरेलल चल रहा है, बिल्कुल साथ साथ स्ट्रेट ही है, यहां तक बिल्कुल स्ट्रेट है। बट यहां से उसने कर्व ले लिया। कर्व लेने का मतलब है कि जब भी धीरे धीरे जब अप्लायंसेस यूज होने लगता है और उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद ग्राफ जो होता है वो कर्व हो जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे बच्चे, आपको यहां ध्यान देना है। अब यहां देखिएगा, अब ये डायोड का ग्राफ है जो कि हम सेमीकंडक्टर के अंदर देखेंगे। ये मेनली डायोड का देखिएगा, यहां पर आप लोग 2 पॉइंट्स पे देखेंगे। ये आपको फॉरवर्ड रीजन में दिख रहा है, देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ अ डायोड। अभी ये ग्राफ एक्चुअली में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सेमीकंडक्टर के अंदर। देखिएगा डिफरेंट स्केल्स है दोनों के, एक नेगेटिव है, एक स्केल पॉजिटिव है, और वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ्स है। जब भी हम डायोड्स के ग्राफ बनाते हैं तो इस तरीके के ग्राफ्स बनते हैं। ये रिवर्स बायसिंग में होता है, तो मेनली इस ग्राफ को हम वहां पे भी यूज करेंगे
सेमीकंडक्टर्स के अंदर, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग के अंदर। ये ग्राफ कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज, और वो भी देखिएगा क्या है, यहां पर ये रेजिस्टेंस को इंडिकेट करता है बेटा। अब यहां देखिएगा, आप इस ग्राफ को देखेंगे तो ये वाला जो ग्राफ है इस पॉइंट पे, ये वाला ग्राफ डाउन जा रहा है, तो आपने ये ग्राफ डाउन जाने का मतलब है ये आर नेगेटिव को इंडिकेट कर रहा होता है मेरे बच्चे, ये आर नेगेटिव को इंडिकेट करता है। तो ये वी वर्सेस आई का ग्राफ है, बट मटेरियल कौन सा है, गैलेनियम आर्सेनाइड। तो मेरे बच्चे ये एग्जाम टाइम में आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्प करने वाले ग्राफ्स है बेटा, और चैप्टर नंबर 3 से ना करंट इलेक्ट्रिसिटी से अच्छे खासे ग्राफ आ जाते हैं मेरे बच्चे। अभी रेजिस्टिविटी का ग्राफ है आपका रेजिस्टिविटी, और वो भी किसका बेटा, कॉपर का। यहां पे आप रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम देखेंगे, और टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती हुई चली जाती है। देख रहे हैं आप, टेम्परेचर इंक्रीज, रेजिस्टिविटी जो है हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में चली जाती है। वो भी किसका, सेमीकंडक्टर का मेरे बच्चे। बट अगर मैं टेम्परेचर के केसेस की बात करूं तो कंडक्टर के केसेस की बात करूं तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है माय डियर। तो यहां पर आपको ये बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान देना होगा, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बेटा, वो भी किस केसेस में, सेमीकंडक्टर के केसेस में। डन माय डियर। तो चलिए अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 4, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से। तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में अगर आप देखें सर्कुलर कॉइल वाला केसेस, तो सर्कुलर कॉइल वाला केसेस आप देखेंगे तो सेंटर पे जब मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो वहां पर बहुत मैक्सिमम आएगा, ये देखिए इस जगह पर। बट जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलती जाएगी। इस सेंटर से हम जैसे ही दूर निकलेंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलती जाएगी, सेंटर पे ये जो होगी वो मैक्सिमम होगी। डन मेरा बच्चा। ये एक्चुअली में ये न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। जब हम कंडक्टर वाले केसेस में आते हैं तो ये न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, और ये इसके ऊपर डेरिवेशन भी आ जाता है मेरे बच्चे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चे। ये मेरे पास एक कंडक्टर है जिसके अंदर आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, तो हमें यहां पर करंट फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड इसके रीजन में आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस हमें डिस्टेंस का ग्राफ देखना है। तो अगर हम इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल जीरो होती है, बट जैसे जैसे मैं सरफेस की तरफ जाता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाती है, बट जैसे ही सरफेस से मैं दूर जाता हूं फिर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर में आती है। जब आप इसका डेरिवेशन करोगे तो डेरिवेशन में आप सेंटर से सरफेस की तरफ जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होती है, बट जैसे ही आप सरफेस से बाहर निकल जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाती है। तो बेटा यहां देखिए बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है और बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, और ये है सरफेस जहां पर ये मैक्सिमम वैल्यू को इंडिकेट करता है मेरे बच्चे। डन मेरा बेटा। ये क्वेश्चन भी चैप्टर नंबर 5 में पूछा गया है। चैप्टर नंबर 5 का ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है मेरे बच्चे। अगर हम तीनों मटेरियल की बात करें डाया पैरा फेरा की, तो डायामैग्नेटिक मटेरियल में हमें जब ससेप्टिबिलिटी के केसेस को देखते हैं, ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर को, तो यहां पर ये बहुत स्मॉल वैल्यू नेगेटिव वैल्यू शो करता है डायामैग्नेटिक मटेरियल। ये स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट करता है, इनवर्सली रिलेशन होता है, और ये भी बहुत बड़ी लार्ज वैल्यू इंडिकेट करता है। तो ये आपको पता है नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट करता है तो नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स में बना दिया आपने। ये इनवर्सली है, वो भी इनवर्सली ग्राफ इंडिकेट कर रहा है। आई होप डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक का क्लियर है। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और आपको पता है ये एसी जनरेटर का ग्राफ भी है। तो एसी जनरेटर के ग्राफ में आप देखेंगे कि आपको पता है ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है उसकी वजह से हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो आप यहां पर देखेंगे बेटा ये जो कॉइल है, इस कॉइल के साथ एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल बन रहा है वो इसकी वजह से ये पूरा का पूरा एक कर्व है। अगर आपने क्या पढ़ रखा है, अगर आप लोगों ने एसी जनरेटर पढ़ा हुआ है तो आपको एक साइकिल पॉजिटिव दिखेगी और एक साइकिल आपकी नेगेटिव दिखेगी ड्यू टू दैट रीजन मेरे बच्चे। कैसे, यहां पर देखिएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको एसी जनरेटर का ग्राफ। देखिएगा
प्लेन आर्मेचर कॉइल, ये आर्मेचर कॉइल दिख रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड रीजन में है, ये परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, मैग्नेटिक फील्ड रीजन देखिए एरिया वेक्टर ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है, ठीक है, जैसे ये घूमा देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, और आर्मेचर कॉइल, कोई बुक नहीं दिख रही, आर्मेचर कॉइल कुछ ऐसे है, तो ये रोटेट होता है, जैसे रोटेट होता है फर्स्ट साइकिल पॉजिटिव इंडिकेट करता है, सेकेंड साइकिल नेगेटिव इंडिकेट करता है, तो हमारा ये वाला कर्व हमारे पास आता है। ध्यान मेरे बच्चे, और आप लोग जब एसी जनरेटर का एक्सप्रेशन करते हैं तो आपको ये पूरी वैल्यू इंडिकेट हो जाती है। एंड चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट। तो चलिए मेरे बच्चों अब हम देखते हैं वोल्टेज चैप्टर नंबर 7 का कि ये ग्राफ कैसा है। तो आप देखेंगे चैप्टर नंबर 7 की मेन इक्वेशन है मेरे बच्चे, ये वोल्टेज की इक्वेशन है और ये करंट की इक्वेशन है। तो वोल्टेज की इक्वेशन में आप देखोगे कि V और I का ग्राफ आपको दिया हुआ है, और V और I के ग्राफ में हमारे को क्या करना है मेरे बच्चे। जब R सर्किट की बात करता हूं तो R सर्किट में आप देखेंगे दोनों का फेज एंगल जो है बिल्कुल सेम है मेरे बच्चे। बट अगर मैं यहां पर बात करूं मेरे बच्चे सर्किट कंडक्टर मतलब L सर्किट इंडक्टर ओनली, जब हमारे पास इंडक्टर होता है मेरे बच्चे तो ये इसका फेजर डायग्राम है, ये इसका फेजर डायग्राम है। फेजर डायग्राम में क्या होता है, हमें पता है कि वोल्टेज अहेड होता है और करंट हमारा लेग बिहाइंड करता है, तो ये इसका सर्किट है। ये आपने जब एल सर्किट पढ़ा होगा तो इसका ग्राफ ऐसा आता है मेरे बच्चे। अगर हम यहां पे कैपेसिटर की बात करें यानी सी सर्किट की बात करें तो सी सर्किट में क्या होता है, करंट अहेड करता है, वोल्टेज पीछे जाता है, करंट अहेड वोल्टेज पीछे। इसमें मैंने पूरी तरीके से एलसीआर सर्किट की एक वीडियो बना रखी है, आप इस ग्राफ को पूरी तरीके से समझ पाएंगे। एंड दिस इज द रेजोनेंस केस। रेजोनेंस केस क्या होता है मेरे बच्चे, जब भी हमारे पास पीक वैल्यू आती है, जब एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाता है तो हमारी जो पीक वैल्यू होती है दैट वैल्यू आर नोन एज अ रेजोनेंस कंडीशन, और ये रेजोनेंस कंडीशन है और इसी के बेसिस पे हमारा क्यू फैक्टर बनाया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है मेरे बच्चे, ध्यान देना। एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, दैट विल बी EMW। दोनों के दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर ग्राफ्स इंडिकेट करते हैं EMW का। तो याद रखिएगा कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है मेरे बच्चे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोपोगेट करते हैं इन स्पेस एक साथ, तो वो परपेंडिकुलरली प्रोपोगेट करते हैं। एंड दिस ग्राफ इज फॉर द मिनिमम डेविएशन। जो आप प्रिज्म का केस करते हैं बेटा, तो प्रिज्म के केस में ये मिनिमम डेविएशन वाला केस आपको इंडिकेट करता है, यहां पे ये मिनिमम डेविएशन का पार्ट है। YDAC में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आप देखेंगे सबकी इंटेंसिटी बिल्कुल सेम है, सारे कर्व सारे डिस्टेंसेस बिल्कुल सेम है, ये YDAC का ग्राफ है। डिफ्रैक्शन में आप देखोगे कि सेंट्रल मैक्सिमम मैक्सिमम है, आफ्टर देन आप देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता जा रहा है, सिंगल स्लिट है। डुअल नेचर में पहला ग्राफ है मेरे बच्चे फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट का, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हॉलवर्स लीनियड के एक्सपेरिमेंट से मिला हुआ है। ये वाला भी ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, ये ग्राफ इंडिकेट करता है कि इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन अ स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। अब यहां देखो ये वाला भी ग्राफ इंपॉर्टेंट है। फोटो क्या है बेटा, यहां पे इन फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मेरे बच्चे फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टॉपिंग पोटेंशियल के। आप इस वाले कर्व में देखेंगे तो इस वाले कर्व में मिलता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता मेरे बच्चे। और यहां पे वो क्या इंडिकेट करता है मेरा बेटा, यहां पे इंडिकेट करता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। एंड इसके बाद यही कर्व को देखिए, इसी एक्सप्लेनेशन को जो मैंने अभी बोला कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है, इसी को उसने जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ये ग्राफ को डायरेक्टली इंडिकेट कर दिया मेरे बच्चे, ठीक है। अभी एटम से देखेंगे बेटा, जब रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ तो अल्फा स्कैटरिंग में क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द लाइट रेज जो है, मोस्ट ऑफ द रेज सीधी सीधी चले गई। तो आपने देखा कि बहुत कम डेविएशन देखने को मिला, बहुत कम डेविएशन देखने को मिला। और जैसे जैसे बहुत ये दिखा रहा है कि भाई साहब अराउंड 100, मतलब कई लाखों में से 100 थी जो कि कुछ बड़े एंगल्स पे स्कैटर्ड हुई, नहीं तो बहुत छोटे छोटे एंगल पे ही डिफ्लेक्शन देखने को मिला रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में। ये ग्राफ रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट इंडिकेट करता है मेरे बच्चे। एंड दैट विल बी अ स्पेक्ट्रम सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, यानी मेरे बच्चे मतलब अगर अपर हायर स्टेट से कोई ग्राउंड N1 पर आके गिरता है,
या N1 तक सीरीज लेता है तो लाइमन सीरीज होगा, N2 तक जाता है तो बाल्मर होगा, थर्ड पे जाएगा तो पार्शियल सीरीज होगा। न्यूक्लियर का ये वाला ग्राफ मतलब फोर्स को इंडिकेट करता है मेरे बच्चे। यहां पर आप देख रहे हैं इस जगह पर ये एटॉमिक स्पेसिंग है। आप यहां पे देखेंगे स्ट्रॉन्ग रिपल्शन देखने को मिलता है और यहां पर अट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो जब वो बहुत छोटे से डिस्टेंस पे पैक्ड होते हैं तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि वहां रिपल्शन हो रहा है, अदरवाइज वो क्या देखने को मिलता है कि अट्रैक्शन हो रहा है। एंड सेमीकंडक्टर में एनर्जी बैंड, आपको याद रखना बेटा, एनर्जी बैंड का क्वेश्चन आता है। ये हमारा कंडक्शन बैंड होता है, ये वैलेंस बैंड होता है, और ये बीच में जो गैप होता है वो फॉरबिडन गैप होता है। जो कंडक्टर्स में देखते हैं तो वो ओवरलैपिंग कर रही होती है। जब हम इंसुलेटर्स के अंदर देख रहे होते हैं तो ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या कहते हैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा होता है सेमीकंडक्टर्स के अंदर, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है इंसुलेटर्स के अंदर। तो ये इंसुलेटर है मेरा बच्चा और ये सेमीकंडक्टर्स है। वीआई कैरेक्टर जो मैं आपको बता रहा था, फॉरवर्ड बाइसिंग में ये होगा एंड रिवर्स बाइसिंग में ये होगा। हाफ वेव रेक्टिफायर में बेटा एक डायोड में हमें करंट मिलेगा, एक डायोड में करंट नहीं मिलता। फुल वेव रेक्टिफायर में पूरा करंट मिलेगा बेटा, हर साइकिल पे हमें करंट मिलता है। पॉजिटिव पे भी मिलेगा, नेगेटिव साइकिल पे भी करंट मिलेगा। एंड दिस विल बी द ग्राफ। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं। मैंने एक छोटा सा ब्रीफिंग बताई हुई है कि आपको पूरा ग्राफ समझ में आ जाए कि आप ग्राफ को जब रिपीट करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे दोस्त।